आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हमारा जो 5 चैप्टर था वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 6 चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है जल संसाधन। ओके, और ये जो है वो कौन सी बुक का है? तो ये सेकंड बुक का है। तो हम देखते हैं हमारा फर्स्ट, जो कि है पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों में सबसे अधिक भौम जल विकास के लिए कौन से उत्तरदायी कारण है। मतलब ये लोग क्या करते हैं, भौम जल क्या होता है? भूमि के अंदर का जल, उसका प्रयोग करते हैं। और इसके उत्तरदायी कारण कौन से हैं तो वो हमें बताना है। ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे कि इसमें दिया है पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन कि कौन से जो राज्य है जो भौम जल का प्रयोग करते हैं। तो कौन से राज्य जो है? पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आया है और ऐसा ही पूछा उन्होंने। अब हम पढ़ते हैं हमारा उत्तर। हमारा जो आंसर है वो स्टार्ट होता है कि पंजाब, हरियाणा व तमिलनाडु राज्यों में भौम जल विकास सबसे अधिक इसलिए संभव हुआ है क्योंकि इन प्रदेशों में कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली फसलों को सिंचाई की आवश्यकता होती है। अब ये लोग भौम जल का प्रयोग क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर इन राज्यों में जो भी फसल होती है वो जो फसल कैसी होती है जिसमें अधिक सिंचाई की ज़रूरत होती है, ठीक। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भौम जल का प्रयोग करते हैं। हरित क्रांति का शुभारंभ भी इन्हीं राज्यों से हुआ है। कई बार ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई है, तो हरित क्रांति जो है वो इन्हीं राज्यों से प्रारंभ हुई है। साथ ही भौम जल की मात्रा भी इन्हीं राज्यों में सर्वाधिक, और भौम जल जो अधिक मात्रा में पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? तो पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु में ही पाया जाता है। तो यहाँ से हमारे 2 ऑब्जेक्टिव बने हैं और ये 2 ही ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कई बार आते हैं। ओके, देश में कुल उपयोग किए गए जल में कृषि का हिस्सा कम होने की संभावना क्यों है? देश का जो उपयोगी जल है उसके कम होने की संभावना क्यों है? ठीक, धीरे धीरे ही सही, हमारा जो भारत है वहाँ पर क्या हो रहा है, औद्योगिक का स्तर बढ़ रहा है। अगर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ बहुत सारे उद्योग जो है वो स्थापित हो गए, जिससे कि क्या हो रहा है, जिससे ये हो रहा है कि कृषि के जो क्षेत्र है उसमें कमी आ रही है। अगर हम नगरों के ही समीप देखते हैं तो नगरों के समीप क्या हो रहा है, कृषि के अलावा अन्य अलग गतिविधियां भी की जा रही है, जिससे के कारण क्या हो रहा है, कृषि भूमि जो है वो सिकुड़ रही है, मतलब इसकी भूमि में कमी आ रही है। जिससे कि हम देखते हैं कि भविष्य में जल का उपयोग कृषि की अपेक्षा, मतलब आजकल लोग क्या कर रहे हैं, कृषि में जल का उपयोग नहीं कर रहे हैं जितना कि वो अन्य गतिविधियों में कर रहे हैं। ओके, लोगों पर सप्रदूषित या गंदे जल पानी के उपयोग के लिए संभव प्रभाव हो सकते हैं। मतलब गंदे पानी से क्या क्या लोगों पर प्रभाव पड़ते हैं अगर वो गंदे पानी का यूज़ करते हैं। तो विश्व बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों से स्पष्ट होता है, इनकी जो आंकड़े हैं मतलब इनका जो अनुमान है उससे क्या स्पष्ट होता है कि भारत में 1/4 संक्रमण रोग जल जनित है। मतलब 1/4, 1/4 जो भी रोग होते हैं वो किसके कारण होते हैं? गंदे जल के कारण ही होते हैं। और गंदे जल से जो है बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है। तो ये बीमारियां कौन कौन सी है? तो पीलिया, हैजा, आंतों में दर्द, ठीक है, अतिसार, ये सब जो है ये इन्हीं से उत्पन्न होती है। भारत में औद्योगिक जल संसाधनों को प्रदूषित करने में किस प्रकार उत्तरदायी थे? मतलब जो उद्योग है वो जल को प्रदूषित किस प्रकार करते हैं, हमें ये बताना है। और कई बार अथवा में ये क्वेश्चन आता है कि भारत में तीव्र औद्योगिक जल संसाधन का तेजी से ह्रास किया है। मतलब जो औद्योगिकरण जो बढ़ रहा है उसने क्या किया, जल की गुणवत्ता या फिर जल का ह्रास किया है। तो इसका क्या कारण है वो स्पष्ट करना है। तो हम देखते हैं, उद्योगों से निकला अवशिष्ट पदार्थ को बिना शुद्ध किए नदियों व झीलों में डाल दिया जाता है। हम देखते हैं कि उद्योगों में से बहुत सारे रासायनिक पदार्थ वगैरह अपशिष्ट निकलते हैं, तो हम उसे ठीक भी नहीं करते और ऐसा जो वेस्ट मटेरियल जो कि जहरीला रहता है हम उसे क्या करते हैं, नदियों व झीलों में डाल देते हैं। उसके बाद है ये प्रदूषित तत्व जल जीवों को नुकसान पहुँचाते हैं, और ये प्रदूषित तत्व जल में जो जीव होते हैं उन्हें भी क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, इसमें रासायनिक व चमड़ा जो उद्योग है ये जो है जल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ओके, अब हमारा क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं उसका जल जो है वो अधिकतर काम में लिया जाता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी जो है और बेसिन जो है उसका जल प्रयोग में नहीं लिया जाता। ऐसा संभव नहीं हो पाता, ऐसा क्यों है? ठीक, तो ऐसा क्यों है हमें देना है इसकी विशेषता या फिर इससे स्पष्ट करना है।
गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बेसिनों में दक्षिण भारत की नदियों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। इसका प्रभाव बहुत तीव्र वर्षा प्राप्त होता है। यहाँ की जो नदियाँ है, कौन सी, ब्रह्मपुत्र व इसके बेसिन, यहाँ पर जो वर्षा होती है वह अधिक होती है, ठीक, और यहाँ पर जो जल रहता है वो भी अधिक रहता है। गंगा व ब्रह्मपुत्र जैसे उत्तर भारतीय नदियों का धरातल मुलायम, समतल व नदी अवरोध से मुक्त है। यहाँ की जो नदियाँ है, जो ब्रह्मपुत्र है, गंगा व ब्रह्मपुत्र जैसी जो उत्तर भारत की नदियाँ है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ की जो जगह है वो समतल है, मतलब एक समान है, और मुलायम है, जिससे यहाँ पर नदी अवरोध से मुक्त है। यहाँ मतलब नदी का पानी जो है उसमें कोई भी अवरोध नहीं आता, इसलिए इन नदियों में जल का अधिकांश भाग समुद्र में चला जाता है। इसलिए इस नदियाँ जो रहती है रुकता नहीं है जल, तो क्या होता है, डायरेक्ट समुद्र में चला जाता है और इसका प्रयोग नहीं हो पाता। ओके, तो पहला पॉइंट तो हमने देखा कि यहाँ पर वर्षा अधिक होती है और यहाँ पर जल की मात्रा अधिक होती है जो कि बह जाती है। दूसरा क्या देखा कि यहाँ के जो मैदान है वो मतलब यहाँ की जो नदियों की धारा है वो समतल जगह में बहती है, जिससे उनके मार्ग में कोई अवरोध नहीं आता और वो सीधे खाई में चली जाती है, समुद्र में चली जाती है। अब अगला है कि दक्षिण भारत की नदियों में जल का अधिकांश भाग तालाबों और जलाशयों में एकत्रित किया जाता है। और हम दक्षिण भारत में नदियाँ देखेंगे तो वहाँ पर क्या करते हैं, जल को हम एकत्रित कर लेते हैं, ठीक, और इनके जो जल नदियाँ का जो मार्ग है उसमें क्या पाया जाता है, अवरोध पाया जाता है। इसलिए इसका क्या होता है, हम अधिकांश जल का उपयोग कर लेते हैं। ओके, भारत में जल संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? जल संसाधन का हमें रक्षा करनी चाहिए, तो ये क्यों करनी चाहिए, स्पष्ट कीजिए। तो क्यों करनी चाहिए? क्योंकि लवणीयता जल की घटती उपलब्धता, अलवणीयता जल की घटती उपलब्धता क्या होती, पर जल तो बहुत है लेकिन क्या है, वो लवणीय जल है, ठीक, खारा जल है, इसलिए अलवणीय जल की जो मात्रा है वो कम होती जा रही है। उसके बाद शुद्ध जल है या फिर जो अच्छा जल है वो कम हो रहा है। जल की बढ़ती मांग, जल की मांगे बढ़ रही है, ठीक, सिंचाई के अलावा अन्य जो गतिविधियां उसमें भी जल का प्रयोग किया जाता है। तेजी से फैलते हुए प्रदूषण से जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। आज हम देखेंगे तो वायु प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, इतने सारे प्रदूषण हो रहे हैं, तो उससे क्या आ रहा है, जल की जो गुणवत्ता है उसमें कमी आ रही है। ओके, वर्षा जल संग्रहण के किन्हीं 5 उपयोगों का वर्णन कीजिए। मतलब वर्षा का जो जल है उसे एकत्रित कर हम उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करना है, पानी की जो उपलब्धता है उसको बढ़ाना, जिससे कि क्या हो, सिंचाई में इसका प्रयोग अधिक किया जा सके, ठीक। उसके बाद भूमि का जो स्तर है वो नीचे होने से रोकना, मतलब हम भूमि जल का प्रयोग करते हैं तो इसका स्तर नीचे होता है तो उसको रोकना। उसके बाद मृदा अपरदन को और बाढ़ को रोकना। हम क्या करते हैं, अगर मृदा जो अपरदन होती है, मतलब पानी के संग जो बह जाती है या फिर बाढ़ आती है, तो उसको भी हम रोक सकते हैं वर्षा के जल को एकत्रित करके। लोगों में सामूहिकता की भावना को बढ़ाना, हम लोगों में सामूहिकता की भावना को भी बढ़ा सकते हैं। भूमि जल को पंप करने या निकालने की वाली ऊर्जा की बचत करना, मतलब हम क्या करते हैं, भूमि का जो जल है उसमें हम पंप वगैरह लगाकर पानी निकालते हैं, तो उसकी ऊर्जा को बचाना, ठीक। लोगों की जल की बहुत सारी समस्या रहती है क्योंकि हर काम में जल काम आता है, तो इसका समाधान करना, ठीक। उसके बाद प्राकृतिक से मधुर संबंध बनाने में सहयोग करता है और इससे हमारे बीच और प्रकृति के बीच जो संबंध होते हैं वो भी अच्छे होते हैं और लोगों को एक दूसरे के पास भी लाता है, ठीक। उसके बहुत सारे पदार्थ जैसे कि फ्लोराइड वाले हैं, जल की जो गुणवत्ता है उसको घटाते हैं, तो ये इसको दूर करके उसे बढ़ाना। ओके, हमारे देश में जल संसाधन किन समस्याओं से जूझ रहा है? हमारा देश जो है वो जल संसाधन किन समस्या से जूझ रहा है, हमें ये बताना है, ठीक। तो आपका कि जल जो है वो मनुष्य के लिए अति आवश्यक है, लेकिन आज जल में बहुत सारी कमी आ रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है और इससे बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो पहली क्या है, जल की उपलब्धता में कमी। आज हम देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, संसाधन, ठीक है, संसाधनों में वृद्धि होने के कारण क्या हो रहा है, जल का दोहन हो रहा है और इससे जल प्रतिदिन जो भूमिगत जल है वो घटता जा रहा है। नगरों की बढ़ती जनसंख्या के कारण भी उन्हें पेयजल, मतलब पीने के लिए भी पानी मिलना कठिन हो रहा है। तो ये किसके कारण हो रहा है, ये जल की उपलब्धता में कमी के कारण हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे जल के गुणों में ह्रास। आज हम देखेंगे कि नदियों में या फिर तालाबों में अपशिष्ट पदार्थ छोड़ देते हैं, मरे हुए जीवों वगैरह को डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, जल का जो गुण है उसमें ह्रास होता है और इससे अच्छे जो जल, शुद्ध जल की जो है वो प्रदूषित हो जाता है और जल के गुणों में ह्रास हो जाता है। ओके,
उसके बाद है जल प्रबंध। जल प्रबंध के लिए देश में अभी भी पर्याप्त जागरूकता नहीं है। आज हम देखेंगे तो हमारे देश में क्या है, जल को लेकर जागरूकता नहीं है। जिन व्यक्तियों के पास जल उपलब्ध है वो जल को क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं। ओके, इसलिए सरकार को क्या करनी चाहिए, बहुत सारी नीतियां बनानी चाहिए और उन्हें लागू करना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, जल प्रबंध करेंगे तो जल बचेगा और जिन लोगों को जल उपलब्ध नहीं हो रहा है वो भी, उन्हें भी प्राप्त होगा और वो उसका भी प्रयोग कर पाएंगे। ओके, अब चौथा है जागरूकता एवं जानकारी का अभाव। अब जागरूकता लाना लोगों में, ठीक है, और उन्हें जागरूक करना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें समिति बनाना पड़ेगी, ठीक है, और हमें इसकी जिम्मेदारी उठाना पड़ेगी कि हम इसकी रक्षा कर सके व इसे शुद्ध रखें। ओके, तो ये सब अगर इंसान करेगा तो जल को क्या कर सकेगा, वो बचा पाएगा। इससे उसके गुण में भी ना ह्रास भी नहीं होगा और जल में कमी भी नहीं आएगी। अब जल संभर प्रबंध के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम। अब जल संभर जो प्रबंध है, मतलब जल को संरक्षण रखना, इसके लिए सरकार के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हमें वो बताना है। ठीक, तो जल संभर प्रबंध क्या है, तो धरातल एवं भूमि जल संसाधनों का प्रबंध, जिसमें कि वे ना हो, मतलब उसे फालतू वेस्ट ना किया जाए, ठीक है, यही जल संबंध कहलाता है। धरातली मतलब जो धरातल पर जल है, और भूमि जल मतलब जो भूमि के अंदर जल है, उसका हमें दुरुपयोग नहीं करना, यही क्या कहलाता है, ये जल संभर प्रबंध कहलाता है। ओके, इसमें भूमि जल, पौधे, प्राणियों तथा मानव संसाधन के संरक्षण का विस्तृत अर्थ भी सम्मिलित करते हैं। अब इसके लिए कौन से कदम उठाए गए हैं, तो अब ये जो हरियाली है इसमें क्या किया गया है, लोगों को जो पीने के लिए पानी नहीं मिलता वो समस्या क्या की गई है, दूर की गई है। और उसके साथ साथ वनों रोपण मतलब वनों का रोपण किया गया है और लोगों को सिंचाई की सुविधा भी दी गई है। तो ये किसके अंदर आती है, ये हरियाली के अंतर्गत आती है। उसके बाद है नीरू मीरू कार्यक्रम, ये जो ये आंध्र प्रदेश में चलाया गया है। ठीक, और इस कार्यक्रम क्या किया गया है कि जल का प्रयोग कैसे करें, इसके लिए स्थायी जो लोग हैं, मतलब वहाँ पर जो लोग निवास करते हैं, उन्हें जल के संरक्षण की विधियाँ सिखाई गई है कि वो किस प्रकार जल को सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद है पानी संसद राजस्थान, ये अलवारी जो है ये राजस्थान के एक अलवर गांव से प्रारंभ की गई, इसलिए इसका नाम है अलवारी पानी। ठीक, इसमें क्या किया गया है, खुदाई एवं रोक बांध बनाकर जल प्रबंध किया गया है। खुदाई और ये जो जल बांध बनाकर क्या किया गया, जल को संरक्षण किया गया। उसके बाद तमिलनाडु में हम जो देखेंगे तो वर्षा का जल जो एकत्रित कर सकते हैं लोग, उसके लिए भी एक परियोजना बनाई गई है। ठीक, और लोगों को जागरूक भी किया गया है ताकि वो क्या करें, जल का संरक्षण कर सके। अब इसके उद्देश्य क्या है, तो इसके उद्देश्य भी हम एक बार देख लेते हैं। इसके उद्देश्य कृषि और कृषि से संबंधित क्रियाकलाप, जैसे मतलब कृषि और कृषि अन्य कृषि से जो भी संबंधित जो चीज़ें हैं उसका विकास करना, जैसे कि कृषि, वनिक, वन, ये सब। उसके बाद एक कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए, ये सब किसके लिए किया गया है कि जल उपलब्ध होगा तो लोग कृषि करेंगे। ओके, उसके बाद है पर्यावरण ह्रास को रोकने तथा लोगों को जीवन को ऊंचा करने के लिए, पर्यावरण में जो ह्रास हो रहे या फिर इतने सारे जो प्रदूषण हो रहे हैं उसको रोकने के लिए, वह लोगों के जीवन को अच्छा करने के लिए, ताकि वो गंदे जल का प्रयोग ना करें और ना ही वो बीमार पड़े। ओके, भारत में सिंचाई की बढ़ती हुई मांग के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। भारत में जो सिंचाई की मांग बढ़ रही है उसके लिए कौन कौन से उत्तरदायी कारण हैं। ठीक, तो भारत एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। भारत कैसा प्रदेश है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, इसलिए यहाँ सिंचाई की मांग अधिक है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, सिंचाई अधिक है। और इसके लिए निम्न कारण है। तो पहला जो कारण है वो है वर्षा का असमान वितरण। देश में वर्ष भर वर्षा होती रहती है। ठीक, अधिकांश वर्षा केवल मानसून मतलब वर्षा ऋतु में ही अधिकांश वर्षा होती है, इसलिए शुष्क ऋतु में सिंचाई बिना कृषि संभव नहीं होती। मतलब यहाँ पर केवल वर्षा ऋतु में ही वर्षा होती है, बाकी समय पर इतनी वर्षा नहीं होती, इसलिए यहाँ सिंचाई का अभाव नहीं होता। उसके बाद है वर्षा की अनिश्चितता। क्या होता है कि वैसे तो मानसून केवल वर्षा ऋतु में ही होती है, लेकिन उतनी भी मात्रा में नहीं होती जितनी मात्रा में चाहिए। ठीक, तो इससे क्या होता है, इसको उतार चढ़ाव बना रहता है, इसलिए भी हम इसे किससे पूरा करते हैं, हम इसे सिंचाई करके पूरा करते हैं। उसके बाद आता है परिवर्तनशीलता। वर्षा को विभिन्नता व परिवर्तनशीलता अधिक है, मतलब वर्षा जो होती है वो भिन्न भिन्न व अलग अलग टाइप से होती है। किन्हीं क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है तो किन्हीं क्षेत्रों में वर्षा क्या होती है, बहुत कम होती है। ओके, अब है मानसून जलवायु। मानसूनी जलवायु क्या है, तो भारत की जलवायु मानसूनी है, जिससे केवल 3 से 4 महीने तक ही वर्षा होती है। यहाँ की जो जलवायु है वो मानसूनी है, इसलिए यहाँ पर वर्षा केवल कितनी होती है, 4 महीने ही होती है, 3 या 4 महीने। ओके,
ओके। अधिकतर समय शुष्क रहता है और बाकी समय जो है वो सूखा ही रहता है, जबकि कृषि पूरे वर्ष होती है और कृषि हम पूरे साल करते हैं, इसलिए हमें सिंचाई की भी आवश्यकता पूरे साल ही पड़ती है। हमारा जो 6th चैप्टर था वो यहीं ख़त्म होता है। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आती तो आप इससे फिर से देखें, ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।